चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। वॉइस चैटिंग का ऑप्शन हम बंद कर रहे हैं और क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। जिसको कोई मुझसे बात करनी है तो आप टेक्स्ट मैसेज करें। ओके, चलिए तो हम लोगों ने जो कल टॉपिक कवर किया था अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेज और बंगाल हम लोगों ने कवर किया था। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली भारत में अंग्रेजों का एक शक्ति के रूप में उद्भव, है ना। भारत में अंग्रेजों का एक शक्ति के रूप में उद्भव, शक्ति के रूप में उद्भव। आज हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अदर स्टेट से हैं। इसमें एक लोग गुजरात से हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं, अहमदाबाद से। एक लोग महाराष्ट्र से हैं, एक लोग एक लोग शायद बिहार से भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पर आज मतलब जुड़ रहे हैं हमारे क्लास में। चलिए सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का जो लेक्चर अभी कुछ हो चुके हैं, अगर वो छूटा हुआ है तो ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, तो आप लोग रिकॉर्डेड भी उसको देखेंगे। सीक्वेंस में लगे हुए सारे लेक्चर। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत में अंग्रेजों का एक शक्ति के रूप में उद्भव। तो ये अंग्रेज भारत में एक शक्ति के रूप में कैसे स्थापित होते हैं, आए थे ट्रेड करने, आए थे व्यापार करने और यहाँ पर बन जाते हैं शासक, एक पावर बन जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल को टारगेट किया। ठीक है, बंगाल को जीता, है ना, अवध को जीता, मैसूर को जीता। ठीक है, फिर पंजाब को जीतेंगे, फिर दिल्ली विजय कर लेंगे और इस तरीके से भारत में एक ये पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत में अंग्रेज और पंजाब यानी सिख। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिशर्स एंड सिख या पंजाब। तो अंग्रेज और पंजाब, ये टॉपिक आज हमारा होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना। मतलब यूपीएससी और जो हमारा पीएससी होता है, सिविल सर्विसेज होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब की। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि पंजाब का उद्भव कैसे हुआ, ये पंजाब आया कहां से। ठीक है, तो इसके हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड पर जाएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस हमारी लो नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। एक बार आप लोग लाइव चैट में मैसेज कीजिए, मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट? ओके 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 ओके। अगर किसी के मोबाइल पर अगर मेरी ऑडियो नहीं आ रही है या वीडियो नहीं आ रहा है तो वो अपना कनेक्शन देख ले। ठीक है, इंटरनेट हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो, आप लोग देख लीजिएगा उसको। ओके, तो चलिए क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्लास आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग पंजाब की बैकग्राउंड समझते हैं, है ना। इसकी बैकग्राउंड क्या थी पंजाब की, ये पंजाब कैसे आया और पंजाब की स्थापना किसने की, है ना। और आधुनिक पंजाब कैसे बना, मॉडर्न पंजाब कैसे बना, और फिर उस मॉडर्न पंजाब को अंग्रेजों ने कैसे अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल ए टू जेड पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, है ना। बट आप लोग को ध्यान से समझना होगा। ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बाद हम बीच बीच में वॉइस चैटिंग का ऑप्शन देकर हम आपसे पूछते रहेंगे कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, और बाकी यदि कोई प्रॉब्लम होती है टेक्स्ट मैसेज आप लोग करेंगे। ठीक है, चैटिंग का वहां पर ऑप्शन है। ठीक,
तो चलिए बात करते हैं हम लोग पंजाब की। तो पंजाब मध्यकाल में पंजाब की स्थिति हम लोग देखते हैं। तो मध्यकाल में, ठीक है, मेडाइवल पीरियड में, तो मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत है ना, मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ठीक है। तो जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था तो उस समय पंजाब वाले क्षेत्र में 10 गुरु होते हैं, है ना। तो जो सिख धर्म आता है हम यहां से उठाएंगे। तो सिख धर्म की स्थापना से हम यहां पर टॉपिक को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुरु नानक की, है ना। यहां से हम क्लास को उठाएंगे पूरा बैकग्राउंड समझाते हुए, और 1849 तक इसको हम पढ़ाएंगे। 1849 में पंजाब का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अंग्रेज पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो उसके पहले हम शुरू कर रहे हैं सिख गुरुओं से। तो सिखों में टोटल 10 गुरुओं का कॉन्सेप्ट है, 10 गुरु सिखों में हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु नानक की, 1469 से लेकर 1538 तक। 1469 से लेकर 1500, है ना, 1529, ठीक है, 1529, सॉरी 1538 है एक्चुअल में, ये 1538। देखो है क्या, आपको ये ईयर याद नहीं करने हैं, इतिहास में ध्यान रखिएगा, हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है। जो ये सन है ना, ये बहुत ज्यादा ईयर आपको नहीं रटने हैं। हाँ, क्योंकि पहले गुरु हैं गुरु नानक, तो इसलिए इनका आप टाइम याद कर लो, है ना, 1569 से 1538 एडी। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसके टाइम पर थे, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो 1469 में दिल्ली सल्तनत चल रहा है और 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर दी जाती है, अर्थात 1526 में। तो 1526 में भी गुरु नानक रहे होंगे, तो 1526 में भारत में बाबर आ जाता है, बाबर, ठीक है। तो बाबर के टाइम पर भी गुरु नानक हैं, ठीक है। और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, और इसके बाद हुमायूं आ जाता है। तो हुमायूं के शासनकाल में भी ये रहते हैं। तो बाबर के समकालीन है, हुमायूं के समकालीन है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो गुरु नानक का क्या योगदान है, तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे, है ना। इनमें कुछ पॉइंट आपको जानने हैं, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो फाउंडर ऑफ सिख जो रिलीजन था उसके ये संस्थापक थे, है ना, सिख धर्म के संस्थापक थे। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, एकता पर बल दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने पर फोकस किया। ओके, गुड इवनिंग मोहन। देखिए आप हमारे साथ ये मोहन भी जुड़ गए हैं, ये भी अहमदाबाद से हैं और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये अहमदाबाद से हैं। और यहाँ पर एक रिया सिंह है, आज हमारे पहले क्लास में ये ज्वाइन हुई हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में, ठीक है। अगर कहीं पर किसी को कोई भी समस्या हो समझने में तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है। और बाकी जब हम टॉपिक को फिनिश कर लेंगे तो फिर हम आपको यहाँ पर वॉइस चैटिंग का ऑप्शन भी देंगे और उसके माध्यम से भी हम आपका फीडबैक लेते रहेंगे। तो चलिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस कर रहे थे, है ना। ये इनका सोशल वर्क है, ठीक है, ये इनका सामाजिक कार्य है। और इन्होंने अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया, है ना, अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। कर्मकांड जो रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, कर्मकांड का विरोध किया, है ना। ये कुछ जो कर्मकांड हैं उन पर ये विश्वास नहीं करते थे। और इन्होंने धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की, है ना। ये धर्म प्रचार करने के लिए संगतों पर बल देते हैं, तो संगतों पर इन्होंने बल दिया अपने सिख धर्म के प्रचार के लिए। तो दो तीन बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। ये कर्मकांड के विरोधी थे, अवतारवाद के विरोधी थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया और ये सिख धर्म के
संस्थापक थे। तो बस यहाँ पर इतने ही पॉइंट आपको इनके बारे में जानने थे। ये पहले गुरु थे, ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। देखिए ये टॉपिक है ना, आज हमने जो शुरू किया है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है इसके 2 लेक्चर हों, हो सकता है इसके 2 लेक्चर हों। तो अभी हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की, है ना। तो मध्यकाल में सिख धर्म की स्थापना कौन करता है? गुरु नानक देव, है ना। इसके बाद दूसरे गुरु होते थे गुरु अंगद, है ना। कौन थे? गुरु अंगद। एक चीज याद रखिएगा, अभी भी जो ये गुरु है ना, टोटल 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। कितने? टोटल 10 गुरु हुए हैं। तो इनमें अभी भी किसी गुरु के नाम के साथ सिंह नहीं लग रहा है, अभी सिंह यहां पर नहीं लगाया जा रहा है किसी भी गुरु के नाम के साथ, ठीक है। आगे चलकर जब 10वें गुरु होंगे ना, उनको हम पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो आप देखिएगा कि जो 9 गुरु हैं उनके नाम के साथ अभी सिंह नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह उनको कहा जाता है। तो वो कौन से गुरु थे जिन्होंने अपने नाम के साथ सिंह जोड़ा? तो वो थे 10वें गुरु। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ रहे हैं। गुरु अंगद, है ना। तो गुरु अंगद देव, इनको लेहना कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लेहना भी कहा जाता था, ठीक है। अब इनका जो समय है, टाइम पीरियड रखने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हें लेहना भी कहते थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, है ना। इन्होंने क्या क्या काम किया? लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सिख धर्म में जो लंगर व्यवस्था होती है ना, तो ये इसको इन्होंने स्थायी बनाया। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम जो किया, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि, लिपि क्या होता है? लिपि लिखने का ढंग, स्क्रिप्ट कहते हैं। तो गुरुमुखी लिपि की इन्होंने क्या की? शुरुआत की, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत कौन करता है? गुरु अंगद देव। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु थे सिखों के, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। और ये हुमायूं के समकालीन है ना, हुमायूं के टाइम के हैं ये। तो जिस समय मुगल बादशाह हुमायूं था, और हुमायूं ने गुरु अंगद सिंह से पंजाब में मुलाकात भी की थी। तो हुमायूं अंगद से कहां पर मुलाकात करता है? पंजाब में। तो मुगल बादशाह हुमायूं इनसे मीट करता है कहां पर? पंजाब में, है ना। तो हुमायूं गुरु अंगद देव से कहां पर मुलाकात करता है? पंजाब में। ये मध्यकालीन पंजाब है, ये मध्यकालीन पंजाब है। ओके, तो ये दूसरे गुरु थे। याद रखिएगा, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहां पर साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तीसरे गुरु की तरफ चलते हैं हम लोग। गुरु अमरदास, है ना, गुरु अमरदास। तो तीसरे गुरु है गुरु अमरदास, ठीक है। और इन गुरु जो तीसरे गुरु हैं अमरदास, इन्होंने क्या क्या किया, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सिख समुदाय को एक संगठित रूप दिया। सिख समुदाय को, जो सिख कम्युनिटी थी उसे ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। सिख समुदाय को संगठित स्वरूप प्रदान किया, संगठित स्वरूप प्रदान किया। एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया सिखों को, सिख कम्युनिटी को इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ऑर्गेनाइज किया सिख कम्युनिटी को। और इन्होंने 12 गद्दियां बनाई, है ना, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? 12 गद्दियों की स्थापना की सिखों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक द्रव्यों के सेवन का विरोध किया। किसका? सती प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक द्रव्य जो लिकर होता है, मतलब जो वाइन होता है, मतलब नशीले जो पेय पदार्थ हैं, यानी मादक द्रव्य का इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया इस पर, है ना, का विरोध किया,
का विरोध किया, है ना। तो प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, है ना, ये पर्दा प्रथा और जो मादक द्रव्य है उसके सेवन पर इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगाया, उसका विरोध किया, है ना। अकबर ने पंजाब में इनसे मुलाकात की, है ना, अकबर ने पंजाब में इनसे मुलाकात की, यानी ये अकबर के कंटेम्परेरी है अमरदास। अमरदास के बाद आएंगे रामदास, है ना। तो रामदास भी अकबर के समकालीन है और अमरदास भी अकबर के समकालीन है। जिस समय मुगल बादशाह अकबर है उस समय ये अमरदास है, और अमरदास के जो उत्तराधिकारी आएंगे वो रामदास होंगे, वो भी अकबर के समकालीन होंगे। हम साइड में थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं ताकि आपको ये पूरा दिख सके, ठीक है। तो अकबर ने इनसे मुलाकात की पंजाब में, और ये वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर थे, हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, ये वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर थे, है ना, गुरु अमरदास। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में आपको जानना है, इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को अलग करने के लिए एक सिस्टम शुरू किया था जिसको कहा जाता था लवन पद्धति। तो लवन पद्धति की शुरुआत इन्होंने की थी। इस पद्धति के आधार पर हिंदू और सिखों के विवाह को सेपरेट किया। लवन पद्धति का स्टार्ट किसने किया? गुरु अमरदास ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले गुरु की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन पंजाब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सिख धर्म की स्थापना हो चुकी है, और सिख धर्म में क्या क्या चीजें यहाँ पर, कौन कौन से गुरु कौन कौन सी चीजें लाते हैं, और फिर ये धीरे से ये मतलब राजनीतिक स्वरूप इसका कैसे हो जाता है ना, और फिर एक आधुनिक पंजाब की नींव कैसे पड़ती है, वहां उस तरफ हम क्लास को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगले गुरु की तरफ बढ़ते हैं, गुरु रामदास। गुरु रामदास, चौथे गुरु गुरु रामदास काफी इंपॉर्टेंट है, अकबर के कंटेम्परेरी हैं, अकबर के समकालीन हैं, ठीक है। तो अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। अकबर इनके व्यक्तित्व से, इनकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए अकबर ने इनको 500 बीघे जमीन दान में दी थी, अनुदान कर दिया था, ग्रांट दे दिया था, ठीक है। तो अकबर कौन से सिख गुरु से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो गुरु रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु थे, और अकबर ने इनको 500 बीघे जमीन, 500 बीघा यूनिट होता है लैंड का, बीघे जमीन दान में दी, जमीन अनुदान कर दी, इनको ग्रांट दे दिया, है ना। और इस जमीन में एक प्राकृतिक तालाब था, इसी जमीन में एक नेचुरल मतलब एक तालाब था, यहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब भी था इस जमीन में, ठीक है। और जो ये जमीन 500 बीघे दी थी, यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। अमृतसर नगर जो आज आप देख रहे हैं, ये उसी जगह पर स्थापित हुआ था जहां पर अकबर ने लैंड ग्रांट दिया था, है ना, अमृतसर नगर की स्थापना, और यहीं पर बनेगा गोल्डन टेम्पल, ठीक है, अमृतसर में। तो गुरु का पद इसके बाद पैतृक हो जाता है, गुरु का पद पैतृक हो जाता है, पैतृक हो जाता है। पैतृक का मतलब होता है अब जो गुरु है, अगला गुरु उसका बेटा होगा, पैतृक हो जाएगा, है ना। तो गुरु रामदास के परिवार में गुरु का पद क्या हो जाता है? पैतृक हो जाता है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं और भी आगे, गुरु रामदास तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे पांचवें गुरु सिखों के, गुरु अर्जुन देव। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव, जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव। किसके कंटेम्परेरी, किसके समकालीन थे? अकबर के बेटे, अकबर के बेटे जहांगीर के समकालीन थे ये गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव 1581 से 1581 के आसपास, ये मतलब जहांगीर का टाइम और अकबर का टाइम भी है ना। तो ऐसा नहीं कि एक गुरु एक ही मुगल बादशाह के कंटेम्परेरी होंगे। 1581 से 1606 तक, तो 1605 में अकबर की डेथ होती है, और 1606 में गुरु अर्जुन देव की डेथ तो नहीं होगी, लेकिन गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा जहांगीर के द्वारा, है ना। तो देखिए, तो अकबर और जहांगीर के टाइम पर ये थे, ठीक है।
जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिया था, क्यों दिया था उस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु थे जिसको जहांगीर ने फांसी दे दी थी, है ना। तो वो कौन से सिख गुरु थे? पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक, क्यों दी थी फांसी अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो देखो गुरु अर्जुन देव ने क्या क्या किया। सिख संप्रदाय को उन्होंने काफी शक्तिशाली बनाया, सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाया, शक्तिशाली बनाया। सिख संप्रदाय को इन्होंने क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया। ओके, और इन्होंने अपना और अपने पहले के गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों को कंपाइल करके आदि ग्रंथ का संकलन कराया, है ना, आदि ग्रंथ। तो सिखों का ये एक पवित्र ग्रंथ है जिसको कहते हैं आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आदि ग्रंथ का संकलन, इसको कंपाइल किसने करवाया? तो कंपाइल किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। इसमें है क्या? आदि ग्रंथ में है क्या? सिख गुरुओं के उपदेशों का इसमें संकलन है, सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन है, उपदेशों का इसमें क्या है? संकलन है, सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन है। तो गुरु अर्जुन देव ने अपना और अपने से पहले के गुरुओं के द्वारा दिए गए उपदेशों को कंपाइल करा दिया, किसमें? आदि ग्रंथ। तो वही है आदि ग्रंथ। तो सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन है। फिर इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखवाई, है ना। तो अर्जुन देव ने पंजाब में अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखवाई। साहब, तो ये हरमिंदर साहब जो है ना, इसकी नींव रखी किसने थी? किसकी मदद से इसकी नींव रखवाई? तो इसमें मदद ली थी सूफी संत मियां मीर। किसकी मदद से? सूफी संत मियां मीर। याद रखिएगा, ये सूफी कौन होते हैं? जब हम आपको इस्लाम पढ़ाएंगे, यानी जब हम मेडाइवल हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे ये सूफी संत कौन होते हैं। ओके, तो सूफी संत मियां मीर से इन्होंने हरमिंदर साहब की नींव रखवाई, और यही हरमिंदर साहब ही आज जाना जाता है गोल्डन टेम्पल के नाम से। गोल्डन टेम्पल, इसे गोल्डन टेम्पल क्यों कहते हैं? रणजीत सिंह ने इस पर गोल्ड लगवा दिया था, इसलिए इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर इसको नाम किसने दिया था? नाम दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि रणजीत सिंह ने इसमें क्या लगवा दिया था? गोल्ड लगवा दिया था, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहली बार इसको नाम दिया गोल्डन टेम्पल। याद रखिएगा, इस हरमिंदर साहब में गोल्ड किसने लगवाया था? तो रणजीत सिंह ने। ये रणजीत सिंह कौन है? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। रणजीत सिंह आधुनिक पंजाब के संस्थापक हैं, मॉडर्न पंजाब के फाउंडर रणजीत सिंह है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और इन्होंने जो सिख गुरु थे उनको शान शौकत के साथ रहने पर फोकस किया, कि जो गुरु लोग हैं वो शान शौकत से रहें। तो शान शौकत पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। और इन्होंने एक काम और किया, सिखों की आय का 10%, है ना, जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने सिखों की आय यानी इनकम का 10% लेना शुरू किया, है ना। ये सिखों की आय का 10% क्यों लेते हैं? ताकि ये सिख समुदाय को काफी ऑर्गेनाइज तरीके से उसे मतलब संगठित करें और उसे शक्तिशाली बनाएं। ठीक है, तो सिखों की आय का 10% दान के रूप में, है ना, दान के रूप में लेने की प्रथा इन्होंने शुरू की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको जानना है, इन्होंने अमृतसर, तरन तारण और करतारपुर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। करतारपुर गुरुद्वारा पाकिस्तान में, है ना, तो करतारपुर गुरुद्वारा जो है उसके निर्माण का कार्य इन्होंने पूरा करवाया। काफी चर्चा में रहता है, करंट में काफी चर्चा में रहता है करतारपुर साहब। ठीक है, और इन्होंने एक काम और किया, जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो,
ठीक है, जहांगीर के दो लड़के खुसरो और खुर्रम, खुर्रम जिसको हम शाहजहां के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो एक जहांगीर का पुत्र था खुसरो, है ना, अमीर खुसरो नहीं, अमीर खुसरो तो अलग है, ठीक है। जहांगीर का पुत्र खुसरो, उसने कर दिया था जहांगीर के खिलाफ विद्रोह। तो खुसरो जहांगीर का विद्रोही लड़का था, इसने अपने फादर जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था खुसरो ने। अब क्यों ना करे, क्योंकि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो जहांगीर ने तो ये परंपरा शुरू की पिता के खिलाफ विद्रोह करने की, तो उसका लड़का खुसरो भी देख रहा है, तो खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और खुसरो भाग के गया अर्जुन देव के पास, तो अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि विजयी भव। तो अर्जुन देव ने खुसरो को अपना आशीर्वाद दे दिया कि तुम विजय भव। तो जहांगीर को लगा कि अच्छा तुम आशीर्वाद देते हो, तो जहांगीर ने क्या किया, अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया, इसकी आंखें फोड़वा दी। और जब अपने पुत्र की आंखें फोड़वा सकता है तो कहते तुम आशीर्वाद देते हो, तो इसको मृत्युदंड दे दिया। तो जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी। तो ये सिख गुरु थे अर्जुन देव, जो जहांगीर की भेंट चढ़ जाते हैं, जहांगीर इन्हें फांसी पर लटकवा देता है, ठीक। तो 1606 में जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई इनको। तो ये पहले सिख गुरु थे जिनको शहीद का दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया, शहीद का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो अर्जुन देव सिख धर्म के पहले शहीद, और इनको शहीदा दे सरताज के नाम से भी जाना जाता है, शहीदा दे सरताज। तो कौन से सिख गुरु को शहीदा दे सरताज कहा जाता है, तो शहीदा दे सरताज किनको कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को। इनको पहली बार, मतलब कोई ऐसा सिख गुरु जिनको पहली बार फांसी पर चढ़ाया गया, तो ये पहले शहीद कहलाते हैं, शहीदा दे सरताज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 5 गुरु यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किए, 5 गुरु यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किए। जब हम 10 गुरु पढ़ लेंगे, तब इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी क्लास फ्लो में चलने दीजिए, और जब हम 5 गुरु अभी और पढ़ लेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 6वें गुरु की तरफ। 6वें गुरु की तरफ बढ़ते हैं, गुरु हरगोविंद। 6वें गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद, सिखों के 6वें गुरु, गुरु हरगोविंद। तो देखिए इनका क्या क्या योगदान है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, तो वो पहले हम लोग समझते हैं। कुछ चीजें हमें लर्न भी करनी पड़ेंगी, और हम आपको बताते रहेंगे कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, आईएएस पे पूछा गया है, कौन सा पीसीएस पे पूछा गया है, और आगे जब पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने वो सारे फैक्ट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं पंजाब, है ना। पंजाब का उद्भव कहां से हुआ, फिर आधुनिक पंजाब कैसे बना, और फिर उस आधुनिक पंजाब को अंग्रेजों ने कैसे निगल लिया, यहां तक इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह की। ये 1606 में अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। 1606 में अगले गुरु आ जाते हैं, गुरु हरगोविंद, ठीक है। अभी गुरु के साथ सिंह नहीं लग रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। जानते हो इन्होंने क्या किया, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में तब्दील कर दिया, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में बदल दिया, संप्रदाय में बदल दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बदल दिया। क्यों, क्योंकि अब तो मुगलों से 36 का आंकड़ा हो गया ना, मुगलों से तो अब लोहा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिख गुरु को फांसी दे दी गई, और जब सिख गुरु को फांसी दे दी गई तो अब जो मुगल बादशाह हैं उनसे लोहा लेना पड़ेगा, और लोहा लेने के लिए हमें अपने आप को सैन्य दल में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कौन से गुरु थे जिन्होंने सिखों को एक
सैनिक संप्रदाय में बदल दिया। याद रखिएगा, है ना, पहले फांसी दी गई उन गुरु को, और तो अगले गुरु आएंगे तो अपने आप को सशक्त करेंगे ना, तो याद रखिएगा, आपको इस तरीके से याद रहेगा। और इन्होंने क्या किया, अपने समर्थकों से, जैसे नहीं अभी आपको बताया था कि सिख अपनी आय का 10% दान देते थे, अभी भी आपको हमने बताया। तो अब इन्होंने जानते हो क्या किया, बोले कि दान में धन नहीं चाहिए, दान में धन नहीं चाहिए, दान में हमें क्या चाहिए, तो दान में धन की जगह पर, धन की जगह इन्होंने घोड़े, घोड़े, तो धन की जगह पर इन्होंने घोड़े और हथियार लेने की परंपरा शुरू की, घोड़े और हथियार लेने की परंपरा शुरू की। तो हथियार क्यों लेंगे, क्योंकि हमने सिखों को क्या बना दिया है, एक सैनिक संप्रदाय। तो उस सैनिक संप्रदाय को सशक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हथियार चाहिए। तो इन्होंने दान में हथियार लेना शुरू किया, ओके, और घोड़े लेना शुरू किया। क्यों, क्योंकि घोड़े के माध्यम से हम सिख जो सैनिक संप्रदाय है, ये घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम इन्होंने करना शुरू किया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने अपने समर्थकों को मांस खाने की अनुमति दी, है ना, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं खतरनाक टाइप है। इन्होंने अपने समर्थकों को मांस खाने की अनुमति दी, ठीक है, की अनुमति प्रदान की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने तख्त अकाल बंगा की नींव डाली। किसकी नींव डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, तख्त अकाल बंगा की नींव डाली। अब आप सोचेंगे ये क्या है सर, तख्त अकाल बंगा की नींव डाली, नींव डाली, इसे हम अकाल तख्त भी कहते हैं, तख्त अकाल बंगा, यानी इसको हम अकाल तख्त भी कहते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये अकाल तख्त सिखों के 5 तख्तों, यानी शक्ति की सीट, इसको क्या बोला जाता है, शक्ति की सीट। तो 5 थी ये, है ना, 5 शक्ति की सीटें थी, उनमें से एक अमृतसर में भी थी। तो इसको किसने शुरू किया, इसको शुरू किया गुरु हरगोविंद सिंह ने, अभी सिंह नहीं होंगे, गुरु हरगोविंद ने इसको शुरू किया। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में न्याय और अस्थायी मुद्दों पर विचार करने का एक स्थान है, एक सीट है, न्याय और अस्थायी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए ये एक स्थान है, जिसको हम अकाल तख्त कहते हैं। ये टोटल कितने थे, 5 थे, जिन्हें हम मूल रूप से अकाल बंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्याय संबंधी और बहुत सारे जो अस्थायी मुद्दे हैं उन पर विचार करने के लिए ये शक्ति की सीट है। इसको किसने शुरू किया था, गुरु हरगोविंद ने इसको स्टार्ट किया था, ओके, ध्यान रखिएगा। और ये जो अमृतसर की इन्होंने किलेबंदी भी की थी, अमृतसर की किलेबंदी भी कर ली, है ना, ताकि ये मुगलों से सुरक्षित हो सके। अमृतसर की किले बंदी भी इन्होंने की थी, ठीक है। और इन्होंने एक काम और किया था, इन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई, है ना, सच्चा, इनके अनुयायी इनको सच्चा बादशाह या बादशाह बोलते थे, ठीक है। तो सच्चा बादशाह इन्हें कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने इनका जो शाहजहां से इसका मतलब एक विवाद हो गया था, शाहजहां से इनका विवाद हुआ था, शाहजहां से विवाद इनका हुआ था। जानते हो क्यों विवाद हुआ था, शायद एक कहानी आप लोगों ने सुनी हो कि एक बाज प्रकरण था। कहा जाता है कि शाहजहां ने एक बाज को मारा, वो घायल हो गया और वो उड़ते उड़ते चला गया हरगोविंद के पास, तो वहां गिरा जाकर। तो शाहजहां ने अपने सैनिक भेजे कि उस बाज को लेकर आओ, तो इन्होंने वो बाज देने से मना कर दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच एक डिस्प्यूट हो गया था शाहजहां। तो शाहजहां का बाज को लेकर विवाद किस सिख गुरु से हुआ था, 6वें सिख गुरु, गुरु हरगोविंद से, है ना। अभी सिंह इनको नहीं कहेंगे, बार बार मुझसे सिंह निकल रहा है, बट ये सिंह अभी नहीं है, ठीक है। जो 10वें गुरु होंगे वो अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक। तो ये 6ठे गुरु हो गए। और 7वें गुरु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये अभी देखा गुरु हरगोविंद,
तो ये हर गोविंद थे, ये हर राय होंगे अगले 7वें गुरु हर राय, है ना, गुरु हर राय, वो हर गोविंद के बाद हर राय। तो हर राय ने क्या किया, इन्होंने दारा सिखों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, दारा सिखों को संरक्षण प्रदान किया, दारा सिखों को संरक्षण प्रदान किया। ये दारा सिखों कौन है, ये शाहजहां का लड़का है, ये औरंगजेब का भाई है दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया और इन्होंने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा। अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा, औरंगजेब के दरबार में भेजा, औरंगजेब के दरबार में भेजा, दरबार में भेजा। और इनका एक पुत्र और था राम राय के अलावा, हरकिशन। तो इन्होंने हरकिशन को अगला गुरु यानी उत्तराधिकारी घोषित किया। हरकिशन को गद्दी पर बिठाया, मतलब गुरु की गद्दी पर बिठाया। तो अगले गुरु कौन होंगे, तो गुरु हर राय से कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अगला गुरु कौन बनेगा, हरकिशन। तो अगले गुरु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 8वें गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन, 8वें गुरु हरकिशन। अब हरकिशन ने यहां पर क्या किया, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ ऐसा इन्होंने काम नहीं किया जिससे क्वेश्चन के रूप में यहां पर पूछा जाए। तो यहां पर हम कोई फैक्ट यहां पर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। और तो अगले गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर काफी इंपॉर्टेंट है ये, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर इनकी बात करते हैं। इन्होंने मतलब इनको बाकला दे बाबा कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, बाकला दे बाबा कहा जाता था। हरकिशन ने इनको ये नाम दिया था बाकला दे बाबा, गुरु तेग बहादुर को। अब देखिए 1675 में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, है ना। 1675 में औरंगजेब द्वारा हत्या, औरंगजेब ने हत्या करा दी इनकी। वजह क्या थी, कहा जाता औरंगजेब एक रूढ़िवादी शासक था और उसने इनको जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो इस वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो औरंगजेब ने, तो दो सिख गुरु मुगल बादशाहों की भेंट चढ़ जाते हैं, अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। हत्या करा देता है औरंगजेब। तो इनकी शहादत स्थल पर एक गुरुद्वारा बना है जिसको कहते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, ये इनके शहादत स्थल पर है ना। तो इनको फांसी किसने दिलवाई, औरंगजेब ने। औरंगजेब की राजधानी क्या थी, दिल्ली। तो इनको फांसी कहां दी गई थी, दिल्ली में। तो जो चांदनी चौक वाला क्षेत्र है दिल्ली में, वहीं पर इनको फांसी दी गई थी। और उन्हीं के शहादत स्थल पर जो गुरुद्वारा बना है उसे कहते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है ना कि कौन से सिख गुरु की शहादत स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना है, तो गुरु तेग बहादुर, है ना। तो दो गुरुओं को हत्या करवा दी गई थी, दो गुरुओं की, किसके द्वारा, दो मुगल बादशाहों के द्वारा, जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। तो ये अब लास्ट जो 10वें गुरु होंगे वो होंगे गुरु गोविंद सिंह। तो आइए हम लोग बात करते हैं 10वें और लास्ट गुरु की, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह चूंकि लास्ट वाले हैं इसलिए इनका नाम आप टाइम इनका याद कर सकते हो। 1675 में, है ना, ये बैठते हैं गद्दी पर और फिर ये 1708 तक रहते हैं, 1708 तक, ठीक। तो औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है, उसके एक साल बाद तक ये कंटिन्यू करते हैं।
तो लास्ट वाले हैं, इसलिए इनको आप, इनका टाइम पीरियड आप ध्यान रख सकते हो, 1675 से 1708। औरंगजेब की डेथ के 1 साल बाद तक ये रहते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने, इनका जन्म पटना में हुआ था और इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया था वो आनंदपुर में, इन्होंने पंजाब में आनंदपुर में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो जन्म इनका कहां हुआ था, पटना में। इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया, आनंदपुर में, पंजाब में, जिसको मखोवल कहते हैं, मखोवल या आनंदपुर, ठीक है, वहां पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। ये पाहुल प्रथा क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे। पाहुल प्रथा को प्रारंभ किया, पाहुल प्रथा इन्होंने शुरू की। ये पाहुल प्रथा क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे। तो इन्होंने पाहुल प्रथा को प्रारंभ किया और 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना की। 1699 में 1699 में इन्होंने खालसा, 1699 में इन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा की स्थापना, ये स्थापना इन्होंने बैसाखी का दिन था, बैसाखी जानते होंगे आप लोग, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और 1699 का समय था, इन्होंने खालसा की स्थापना की। तो खालसा है क्या, है ना, और पाहुल प्रथा क्या है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। ये इन्होंने पंच प्यारे, सिखों में जो पंच प्यारे होते हैं ना, पंच प्यारों को अमृत पान करवाकर इन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा है खालसा पंथ। तो ये दोनों बातें आप समझो कि पाहुल प्रथा क्या होती है और खालसा पंथ क्या होता है, समझना ध्यान से। पाहुल प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कुछ लोगों, जिन लोगों को सिख धर्म में ट्रेंड किया जाता है, दीक्षित किया जाता है, तो पाहुल प्रथा में क्या किया जाता है, लोगों को सिख धर्म में दीक्षित किया जाता है और फिर उन सिख धर्म में दीक्षित जो लोग होते हैं उनको खालसा कहते हैं और जो दीक्षित लोग होते हैं सिख धर्म में, जो सिख धर्म को अपना चुके हैं, उनका जो सामूहिक रूप होता है, जो समूह होता है, वो खालसा पंथ होता है, वो खालसा पंथ कहलाता है। फिर से समझना, पाहुल प्रथा के अंतर्गत लोगों को सिख धर्म में दीक्षित किया जाता है, जो सिख धर्म में ट्रेंड हो जाता है उसको खालसा कहते हैं और उन सिख धर्म में ट्रेंड लोगों के सामूहिक रूप को खालसा पंथ कहते हैं। ठीक है, तो खालसा की स्थापना, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो खालसा क्या है, बेसिकली सिख धर्म में विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का जो समूह है उसको कहते हैं खालसा पंथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप जानोगे, इन्होंने अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने जो गुरु की पदवी थी वो समाप्त कर दिया, यानी गुरुत्व का सिद्धांत इन्होंने समाप्त कर दिया। गुरुत्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं है, ये गुरुत्व का सिद्धांत का मतलब है सिख धर्म में जो गुरु की परंपरा थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, 1700 वही मतलब 7 का एंड था और 8 का प्रारंभ है। तो एक अफगान ने इनकी छुरा भोंक कर हत्या कर दी थी, है ना, छुरा भोंक दिया था, फिर उसके बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने एक पूरक ग्रंथ बनवाया था जिसको कहते हैं 10वें बादशाह का ग्रंथ। तो जो 10वें बादशाह का ग्रंथ था, 10वें बादशाह का ग्रंथ, 10वें बादशाह का ग्रंथ, है ना, इसका संकलन किसने करवाया था, ये एक पूरक ग्रंथ था, ये पूरक ग्रंथ था, है ना। जो आदि ग्रंथ साहब होता है उसमें गुरुओं के उपदेशों का संकलन था और बाद में इस पूरक ग्रंथ के रूप में 10वें बादशाह का ग्रंथ इन्होंने संकलित करवाया। ठीक, तो यहां तक आप देखिएगा ये 10 गुरु थे और 10वां गुरु जब खत्म हो जाता है तो 11वां गुरु कोई बनेगा नहीं। तो 11वां गुरु नहीं बनेगा तो जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, इसका धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक अब कौन बनेगा, तो कोई 11वां गुरु तो होगा नहीं। तो इसका जो सिख अब एक कम्युनिटी बन चुकी है, सिख समुदाय बन चुका है, उसका धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक आगे होगा कौन,
तो अगला जो मार्गदर्शक होगा, जो अगला मार्गदर्शक होगा वो होगा बंदा बहादुर। तो अगला मार्गदर्शक कौन होगा? बंदा बहादुर। लेकिन ये कोई गुरु नहीं है ना, ये सिख कम्युनिटी का राजनीतिक और धार्मिक मार्गदर्शक आगे बनेगा। ठीक, तो हम यहां पर 10 गुरु तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आपको वॉइस चैटिंग दे रहे हैं, आप लोग बताइए यहां तक आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी, हेलो। ओके ओके, क्लियर है वॉइस सर, चैटिंग का मैसेज वो दिया है ऑप्शन, बोलिए। क्लियर है सर, आ गया समझ में। ओके ओके, अच्छा सूची बोल रही क्या? जी सर, जी सर। ओके 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 ओके, तो चलिए, तो 10 गुरु हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, अब आगे क्लास को बढ़ाते हैं। मैं एक बार नजर डाल लूं कि क्लास में कौन कौन उपस्थित है, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ओके, चलिए, तो मतलब जिन लोगों ने पहला क्लास पहली बार आज अटेंड किया है, 2 लोग हैं आज, मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास में रिया सिंह। और रिया सिंह, आपको क्लास समझ में आ रहा है? में आ रहा है। ओके ओके, चलिए आगे हम क्लास को बढ़ते हैं। आपके वॉइस चैटिंग का ऑप्शन हम यहां पर बंद कर रहे हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगला जो सिखों को दिशा देने वाला व्यक्ति होगा वो होगा बंदा बहादुर। तो ये सिखों का राजनीतिक गुरु बन जाएगा, धार्मिक गुरु भी है। अब ये इसको दिशा निर्देश देगा। ठीक, तो सिख कम्युनिटी को आगे ले जाएगा कौन? बंदा बहादुर। तो आइए बात करते हैं। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, है ना, कभी कभी पूछ लेता है। इसके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ठीक, आगे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों को लीड करेगा ये, है ना। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का ये नेतृत्व करता होगा। ठीक, तो लीड करेगा सिख कम्युनिटी को आगे। ये बंदा बहादुर जो था, इसके जो शिष्य थे, वो इनके शिष्य इसको सच्चा सम्राट कहते थे। तो बंदा बहादुर के जो शिष्य थे वो इसे क्या कहते थे? सच्चा सम्राट बोलते थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जानना है। मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1716 में इसकी हत्या करवा दी गई। मुगल बादशाह फर्रुखशियर, ये मुगल बादशाह था फर्रुखशियर। इसने 1716 में इनकी हत्या करवा दी। 1716 में हत्या करवा दी जाती है। तो 2 सिख गुरु और एक सिख लीडर 3 मुगल बादशाहों की भेंट चढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब बंदा बहादुर की हत्या करवा देता है फर्रुखशियर, ये मुगल बादशाह है फर्रुखशियर, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। हालांकि जब हम मुगल डायनेस्टी अलग से पढ़ेंगे तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने सीधे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है। बाद में हम लोग मेडाइवल भी पढ़ेंगे। तो जब ये जो लीडर है सिख कम्युनिटी का, ये मारा जाता है, तो सिख कम्युनिटी बिखर जाती है। इनको अब लीड करने वाला कोई नहीं बचा। तो सिख कम्युनिटी दोबारा कैसे ऑर्गेनाइज होगी, इस पर हम आपको बताते हैं। तो बंदा बहादुर 1716 में मार दिया जाता है। तो सिखों का पुनः सिखों को पुनः अवसर कैसे मिलता है, इनको कैसे ऑर्गेनाइज होने का अवसर मिलता है। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख कम्युनिटी बिखर जाती है, लेकिन इन्हें फिर से एक बार मौका मिलता है। तो आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं। फर्रुखशियर की डेथ हो जाती है। ठीक है, देखो
फर्रुखशियर की डेथ क्या है? फर्रुखशियर भी मारा जाता है। फर्रुखशियर 1719 में इसकी हत्या कर दी जाती है। में हत्या, ये मुगल बादशाह है फर्रुखशियर, इसकी हत्या कर दी जाती है 1719 में। कौन हत्या करता है? इसकी हत्या कर देते हैं सैयद ब्रदर, है ना। सैयद ब्रदर जो किंग मेकर थे मुगल डायनेस्टी में, उन्होंने ही इसको मार दिया था। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, सैयद ब्रदर उनको बोला जाता था। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ये मार दिया जाता है। तो जब ये मुगल बादशाह की हत्या कर दी जाती है और फिर भारत में एक आक्रमण होता है जिसको कहते हैं नादिर शाह का आक्रमण। तो फर्रुखशियर की मृत्यु और भारत में नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, ये नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में 1739 में। 1739 में पंजाब वाले क्षेत्र में। तो पंजाब वाले क्षेत्र में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो जिस समय नादिर शाह का आक्रमण होता है उस समय मुगल बादशाह होता है मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह कौन होता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल बादशाह होता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। और ये लड़ाई होती है हरियाणा में। हरियाणा, उस समय हरियाणा तो था नहीं, उस समय सब पंजाब ही था वो, ठीक है। तो जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय हरियाणा का अस्तित्व नहीं है। आज तो जो करनाल है वो हरियाणा में पड़ता है। तो करनाल में हुआ था ये युद्ध जनवरी 1739 को। संयोग से आप देख रहे हैं कि हम लोग जनवरी में ही पढ़ रहे हैं। जनवरी में ये हमारा क्लास चल रहा है और जनवरी में ही 1739 को करनाल की लड़ाई हुई थी। तो करनाल की लड़ाई, करनाल का युद्ध, ये नादिर शाह एक अफगान था। ये कौन था? अफगान था। तो इसने, जानते हो क्या किया? इसने पंजाब में आक्रमण किया, ठीक है, मतलब भारत में घुसा। तो मोहम्मद शाह ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि नादिर शाह को दिल्ली में ना घुसने दो, वहीं जाकर इसे रोक लो। तो नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां बुरहानुल मुल्क और निजामुल मुल्क को भेजा। उन्होंने इसकी सेना को रोका। करनाल में युद्ध हो गया। लेकिन नादिर शाह की सेना ने मुगलों की सेना को पराजित कर दिया, यानी मुगल कमजोर हो चुके, ठीक है, मुगल कमजोर हो गए। इसके बाद फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा। और ये यहां से लूटने के बाद जब जाता है तो शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन होता है, मयूर सिंहासन, वो भी लेके चला जाता है। तो उसमें लगा होता है क्या? कोहिनूर लेके चला जाता है ये अफगान। कहां लेकर चला जाता है? अफगान। और वही कोहिनूर नादिर शाह के जो बाद के सक्सेसर होते हैं, उत्तराधिकारी, वो रणजीत सिंह को दे देते हैं, जो आधुनिक पंजाब के फाउंडर होते हैं, ठीक है। तो कोहिनूर की कहानी कुछ अजीब है, कहां से कहां तक गया, और इस समय तो ब्रिटेन में है, ठीक है। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो मुगल शासक हो गए कमजोर। और जब मुगल शासक कमजोर हो गए तो फिर से एक बार सिखों को संगठित होने का मौका मिलता है। याद रखिएगा, फर्रुखशियर की मृत्यु, फर्रुखशियर की हत्या और नादिर शाह का जो आक्रमण है, इससे मुगल बादशाह कमजोर हो जाते हैं। और मुगल बादशाह जैसे ही कमजोर होते हैं वैसे सिखों को फिर से एक बार संगठित होने का मौका मिल जाता है। ओके, तो सिख कम्युनिटी फिर से एक बार ऑर्गेनाइज होती है, फिर से एक बार संगठित होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो मामला थोड़ा सा हम लोग उठाते हैं 1726 से 1726 एडी की बात है। 1726 में पंजाब का एक मुगल सूबेदार होता है जकारिया खान। ध्यान से समझना, पंजाब के मुगल सूबेदार नाम होता है उसका जकारिया खान। तो ये सूबेदार कौन होता है?
तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, मुगल प्रशासन की अगर हम लोग बात करें, तो मुगल प्रशासन में जो मुगलों के प्रांत होते थे, वहां के शासक को सूबेदार, या जिसे आज हम गवर्नर कह सकते हैं, तो ये मुगल प्रांत हुआ करता था। पंजाब मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था और यहाँ पर सूबेदार की नियुक्ति होती थी। तो उस समय मुगल सूबेदार यहाँ पर कौन नियुक्त किया गया? जकारिया खान। तो जकारिया खान ने सिखों के साथ समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव रखा। तो जकारिया खान जानते हो ये क्या कर रहा है? सिखों को जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव रखता है। नवाबी देने का इसने क्या रखा? इसने एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। ये एक्चुअल में सिख और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा है ना, तो इसने जकारिया खान ने दिमाग लगाया कि संघर्ष की बजाय सिखों से अगर हम समझौता कर लें, तो समझौता तो तभी होगा जब हम इन्हें कुछ ऑफर करें। तो इसने क्या ऑफर किया? जकारिया खान ने सिखों को कहता है कि हम तुम्हें जागीर देंगे और तुम्हें हम नवाबी भी प्रदान करेंगे, तो समझौता कर लो। तो इसने सिखों को एक प्रस्ताव दिया, एक प्रपोजल दिया। तो जकारिया खान ने फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दे दी। तो एक फैजलपुर के जो थे, फैजलपुर ये पंजाब में पड़ता है, तो इस जकारिया खान ने एक फैजलपुर के कपूर सिंह को, है ना, फैजलपुर के कपूर सिंह, ये सिख थे, कपूर सिंह को जमींदार नवाब की मान्यता दे दी, तो इसने मौका दिया किसको? कपूर सिंह को। और यही कपूर सिंह क्या करता है? उस बिखरी हुई सिख कम्युनिटी को फिर से ऑर्गेनाइज करता है। तो ये कौन यहाँ पर मसीहा निकल के आएगा सिखों के लिए? कपूर सिंह। तो कपूर सिंह को मौका किसने दिया? जकारिया खान ने। जकारिया खान कौन है? ये मुगल सूबेदार है। कहां का? पंजाब का। क्यों मौका दिया? क्योंकि सिखों से समझौता करना चाहता है। तो समझौता तभी होगा जब कोई इन्हें ऑफर दिया जाए, ठीक है। तो कपूर सिंह आ जाता है और कपूर सिंह ने दल खालसा बनाया, है ना। सिखों को संगठित करके कपूर सिंह ने क्या काम किया? दल खालसा की स्थापना की, दल खालसा। तो कपूर सिंह जो बिखरे हुए सिख थे, जो सिख किसान थे, जो बिखर चुके थे, उनको ऑर्गेनाइज करके इसने क्या बनाया? दल खालसा। तो फिर से इसने सिखों को क्या किया? एकत्रित किया और इसने दल खालसा की स्थापना की। तो सिख किसान जो थे, जो सिख सरदार थे, ये अलग अलग जत्थों में बटे हुए थे, उनको फिर से इसने ऑर्गेनाइज किया और फिर से संगठित किया और दल खालसा की स्थापना कर दी इसने, ठीक। फिर इसके बाद एक आता है जस्सा सिंह अहलूवालिया। इसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया, तो ये एक व्यक्ति आता है सिखों में, जस्सा सिंह अहलूवालिया। ये क्या करता है? ये कपूर सिंह के बाद, है ना, ये कपूर सिंह के बाद आता है ये, है ना। कपूर सिंह ने दल खालसा बनाया, तो इसने जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया? इस दल खालसा को 12 सिख मिसलों में डिवाइड कर दिया। इसने क्या किया? 12 सिख मिसलों में डिवाइड कर दिया, सिख मिसलों में बांट दिया। इसने ये काम किया जस्सा सिंह अहलूवालिया ने। तो ये सिख मिसल क्या होती है? ये सिख मिसल क्या होती है? ये सिखों का संगठन ही है, लेकिन इसने दल खालसा को 12 सिख मिसलों में बांट दिया, मतलब इसने 12 भागों में उसे डिवाइड कर दिया। और हर एक सिख मिसल का एक क्षेत्र होता है और हर एक सिख मिसल का एक, मतलब ये ऑटोनॉमस होते हैं अपने अपने क्षेत्र में। इनका अपना अपना झंडा होता है, अपना अपना फ्लैग होता है, अपना अपना निशान होता है, और हर एक सिख मिसल का एक हेड होता है। कहने का मतलब ये है, जो दल खालसा है इसको 12 ऐसे यूनिट में डिवाइड कर दिया, और हर एक यूनिट का एक प्रमुख होगा और इनका अपना अपना टेरिटरी होगा, अपना अपना इनका टेरिटरी होगा। तो सिख संप्रदाय को, सिख समुदाय को
12 मिसलों में किसने डिवाइड किया? वो था जस्सा सिंह अहलूवालिया। ओके, अब आप देखिएगा इनमें जो 12 सिख मिसलें थी, उन सिख मिसलों में एक मिसल थी सुकर चकिया। इन 12 सिख मिसलों में एक मिसल थी सुकर चकिया। किसका नाम था? सुकर चकिया मिसल। मिसल समझ में आ गया होगा, सुकर चकिया मिसल। और इस मिसल के प्रमुख थे, इस मिसल के प्रमुख थे महासिंह। कौन थे? महासिंह। और महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। और यही रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने, इसी रणजीत सिंह ने आधुनिक पंजाब की स्थापना की। इन्होंने ही आधुनिक पंजाब की स्थापना की। आधुनिक पंजाब की स्थापना, आधुनिक पंजाब। तो आधुनिक पंजाब की नींव किसने डाली? रणजीत सिंह ने। और ये क्या करते हैं, इन सिख मिसलों को, इन सिख मिसलों के क्षेत्रों को ऑक्युपाई कर लेते हैं और एक आधुनिक पंजाब की नींव डालते हैं, और फिर ये पंजाब में शासन करते हैं। और पंजाब में सिख काफी शक्तिशाली हो जाते हैं रणजीत सिंह के नेतृत्व में। और तब भारत में अंग्रेजों की ललचाई दृष्टि इस पंजाब पर लग जाती है, और अंग्रेज फिर पंजाब पर कंसंट्रेट करते हैं, और अंग्रेज 1849 में इस पंजाब को खत्म कर देते हैं। तो आज हमने इस क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया, और अगले लेक्चर में इसका हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो हम उठाएंगे यहाँ रणजीत सिंह से। ठीक है, तो रणजीत सिंह का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, रणजीत सिंह का पूरा जितने उत्तराधिकारी थे, फिर अंग्रेजों और पंजाब के बीच जो युद्ध होगा, जिसे हम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं, वो कंप्लीट करेंगे। और 1849 में पंजाब को किसने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, वो कंप्लीट करेंगे। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में। तो क्लास कैसा लगा? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गर्ल्स और बॉयज दोनों अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का फीडबैक देंगे, और जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनको अफसोस हो कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। ठीक है, क्लास कैसा लगा बोलिए? बहुत अच्छा लगा सर। ओके, बहुत अच्छी थी क्लास। ओके, सब बहुत ओके, अच्छी थी बहुत क्लास। अच्छा सर, सर बहुत अच्छा समझ में आया सर। ओके, 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 ओके। ऑफलाइन वाली फीलिंग थी सर, बिल्कुल। सब बहुत अच्छा ऑफलाइन वाली समझाते फीलिंग हैं है सर। तुम्हें? बहुत अच्छी। ओके, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पर फीडबैक दीजिएगा, और जो लोग आज नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से और भी जगहों से, वो लोग अभी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं होंगे, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर वो लोग फीडबैक देंगे, फिर उनको ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।